हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है। मींस कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनकी जो एनर्जीज होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली इसको ऐसे समझो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल के अंदर होता है। एस ऑर्बिटल के अंदर होगा या पी ऑर्बिटल के अंदर होगा या डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल। तो बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम ऑर्डर देखेंगे ऑर्बिटल्स की एनर्जी का, या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि हम ऑर्डर देखेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी का। ठीक है, तो अब बेसिक से आप इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है वैसे वैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। मींस मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं ऐसे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी शेल है। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है और ये n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ पे है n इज इक्वल टू 1 शेल में। ठीक है, फिर वो n इज इक्वल टू 2 शेल में आ गया, फिर n इज इक्वल टू 2 सेल से वो n इज इक्वल टू 3 सेल में आ गया, फिर वो फोर्थ सेल में आ गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है किस चीज के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। तो मैं ये बोल दूंगा क्या कि जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि चलो ये तो बात हमने मान ली कि हाँ इंक्रीज हो जाएगी, पर इंक्रीज हो क्यों रही है वो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस के पास है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली। अब होता क्या है कि अगर ये दूर चला गया, ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 सेल पे चला गया, ये फोर्थ पे चला गया, तो इस न्यूक्लियस की पकड़ जो है ना इस इलेक्ट्रॉन पे वो वीक पड़ जाती है। मतलब वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती जितनी तब थी जब इलेक्ट्रॉन इसके पास था। इसको आप ऐसे भी समझ लो जैसा आप कहीं पे बाहर चले गए, अपने घर से कहीं बाहर चले गए रहने के लिए, तो वहां पे तो आप पे कोई रोक टोक कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहां पे मैं ऐसे बोल दूंगा क्या कि वहां पे तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तुम घूमोगे फिरोगे, कोई रोक टोक तो होगी नहीं तुम्हारे पे। ठीक है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की पकड़ होती है ना इलेक्ट्रॉन पे वो वीक पड़ने लगती है। ठीक है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री। ठीक है, तो हम ऐसे बोल देंगे कि इसकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये चीज समझ आई क्या। ठीक है, तो हमारे पास हमको ये समझ आ गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। होती क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे वो वीक होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एक फैक्टर जो हमको जो एनर्जी डिसाइड करता है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये तो एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब एक सेकंड फैक्टर भी है हमारे पास, उसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है कि आप सपोज करो ये तो यहाँ पे बस ऐसा एटम था हमारे पास जिसमें बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा हाइड्रोजन है उसके एटम में बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उसका एग्जांपल मान लो ये। पर अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मींस कि हमारे पास ऐसा एटम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने क्या देखा, हमने बस ऐसा एग्जांपल देखा जिसमें बस एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन एटम मान लो इसको, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो बस हाइड्रोजन के पास होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन पे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से ना अरेंज हो जाते हैं और वो एक शील्ड बना देते हैं। जो हमारे पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में वो एक शील्ड बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। और होता क्या है, उस लेयर की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन दिखाता है, मतलब ये इसको रिपेल करता है, ठीक है, ठीक है। होता क्या है कि ये जब इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये दूर हो जाएगा, ठीक है। होगा क्या, इस वजह से इस न्यूक्लियस से ये और दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, इस न्यूक्लियस की पकड़ और वीक हो गई इस पे, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, जिन एलिमेंट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एक शील्ड बना लेते हैं, ठीक है, एक लेयर टाइप बना लेते हैं, जिससे होता क्या है कि जो न्यूक्लियस की पकड़ है आउटर इलेक्ट्रॉन पे वो वीक पड़ने लगती है। वीक पड़ने क्यों लगती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे और ये रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो फैक्टर हो गए जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट है कि हमारे पास देखा हमने कि जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, या हम इसको ऐसे भी बोल देंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। भाई हम इसको n = 1, n = 2, n = 3, इसको हम n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर सेकंड जो है हमारे पास जिस पे डिपेंड करेगी एनर्जी ऑर्बिटल्स की, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। वो हमको वहां पे देखने को मिलता है जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये देखना था कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब एनर्जी के लिए दो फैक्टर, इनकी जो एनर्जी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट तो है हमारे पास n की वैल्यू पे, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, या मैं ऐसे बोल दूं उतनी ज्यादा हमारे पास ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, ठीक है। जितनी बड़ी वैल्यू n की होगी उतनी ज्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमने फैक्टर समझ लिए। अब आप ये बोलोगे कि भैया पता कैसे चलेगा हमको कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। भाई हमको निकालना भी तो पड़ेगा ना कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। ये तो बस हमने फैक्टर समझ लिया कि किसकी वजह से डिसाइड होती है ऑर्बिटल की एनर्जी, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमारे पास किस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम n+l रूल लगाते हैं। n+l रूल क्या है, n हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हो गया हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम n+l की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, कई सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि हम दो ऑर्बिटल की n+l
वैल्यू देखते हैं और दोनों की सेम आ गई, ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे कि जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसा एक एग्जांपल देखो हमारे पास, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कंपेयर करो ठीक है। तो हमने बोला कि कंपेयर एनर्जीज 3p एंड 4s ऑर्बिटल। तो आपको क्या कहना है, मेरे को ये बताना है कि 3p ऑर्बिटल है हमारे पास, 4s ऑर्बिटल है, इन दोनों में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पहले इनकी n प्लस एल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो 3p होता है इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और p की वैल्यू सॉरी जो l की वैल्यू है l है कितना यहाँ पे 1, p के लिए l की 1 वैल्यू होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ये सब, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस l कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और जो l की वैल्यू है s के लिए कितनी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे n प्लस एल आ गया 4। आपको ये तो नहीं प्रॉब्लम हो रही कि मेरे को l की वैल्यू नहीं पता चल रही कैसे निकालूं, तो आप समझ लेना कि s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, और जो होता है हमारे पास d ऑर्बिटल उसके लिए होती है 2, ठीक है। ये याद करना है सिंपल, ठीक है। वैसे मैंने डिटेल में भी बता रखा है, लेकिन आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो आपका इतने से काम चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि n प्लस एल रूल अप्लाई किया हमने, पर हमको तो दोनों की ही वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब इस पे जब हमने n प्लस एल रूल अप्लाई किया तो भी 4 आया और इस पे भी 4 आया। अब अगर इस पे 4 आता है इस पे 3 आता है तो हम बोल देते हैं कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अब तो ये दोनों इक्वल आ गई। अब क्या करें, तो अब हमको ये देखना है कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस n की वैल्यू ज्यादा है हम बोल देंगे उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो हम बोल देंगे जो एनर्जी है हमारे पास वो 3p की कम है और एनर्जी है जो हमारे पास 4s की वो ज्यादा है। ये क्लियर हो गया आपको। तो अब मैं ये बोल दूं अगर कि आप एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे क्या, अगर आपको ऑर्बिटल्स दिए जाए तो कर लोगे क्या, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और देखो आप, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। एक एलिमेंट है मेरे पास सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। मेरे पास इसका भी 2s ऑर्बिटल है और इसका भी 2s ऑर्बिटल है, दोनों के ऑर्बिटल 2s ही है, और मैं ये बोल रहा हूं कि आप मेरे को ये बता दो कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक बार ये वाला केस समझ लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 2s हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो समझना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर कम है ना उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये समझ लो कि ऐसा होता क्यों है। देखो, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो हमारे पास एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे इसमें हमारे पास 3 प्रोटॉन है, ठीक है, इस वाले में सोडियम में है हमारे पास 11 प्रोटॉन, तो इस पे +3 चार्ज है, इस पे +11 चार्ज है। अब जब इस पे +11 चार्ज है, जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा उस पे इसकी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें इससे तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा उस पे इतनी अच्छी पकड़ इसकी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज कम है।
अब जब इसकी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, लेकिन इसकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो दूर चला जाएगा और ये वाला पास आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम इसीलिए बोल देंगे कि जो हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। ये समझ आ गया क्या? ठीक है ना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसी को हमने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार ये समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो हमको बेसिकली डिस्कस करना है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो एज द इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इंक्रीज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल के अंदर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अगर हमारे पास एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो शील्डिंग इफेक्ट आल्सो कम्स इनटू पिक्चर। तो वहां पे हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट यूज होगा, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट यूज होगा, ठीक है। वो मैंने समझा दिया आपको क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट में क्या इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच इलेक्ट्रॉन की लेयर बन जाएगी, शील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। तो ये तो हो गया रिपल्सिव इंटरेक्शन। और जो आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन था वो अट्रैक्ट भी होगा न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी तो वहां पे रिपल्सन भी काम करेगा, वहां पे अट्रैक्शन भी काम करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बोल दूं कि एक जनरल ट्रेंड बता दूं मैं आपको कि हाँ मतलब एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल होते हैं एक जनरल सा, उनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो हमारे पास जनरल ट्रेंड ये आता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, पी ऑर्बिटल की उससे ज्यादा होती है, डी की उससे ज्यादा होती है और एफ की उससे ज्यादा होती है। ये एक बस जनरल ट्रेंड है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं एस भी बहुत सारे होते हैं भाई, 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है, ठीक है। और p भी बहुत सारे होते हैं, 2p होता है, 3p होता है, ठीक है। d भी 3d 4d ऐसे होते हैं। तो अगर मैं वैसे कंपैरिजन करूं कि भाई मेरे को 3s और 3p की एनर्जी में से बताओ आप कौन सी ज्यादा होगी, तब मेरे को लगाना पड़ेगा n+l रूल, ठीक है। ये बस एक जनरल ट्रेंड है कि कोई पूछ ले कि बताओ s की ज्यादा होती है p की, जनरली तो ये ट्रेंड होता है। बाकी अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आपको n+l रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि n+l रूल विल डिसाइड द एनर्जी लेवल, ठीक है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है वो n+l रूल बताएगा। n+l की वैल्यू अगर जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है क्या, है ना। इन केस सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना कि यहाँ पे 3p और 4s ऑर्बिटल की एनर्जी बतानी थी, हमने n+l की वैल्यू निकाली तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई हमारे पास, ठीक है। इन केस सेम वैल्यू ऑफ n+l ऑर्बिटल विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ n विल हैव लेसर एनर्जी। तो जिस ऑर्बिटल मतलब जो ऑर्बिटल है ना हमारे पास जिसपे n की वैल्यू कम होगी, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हमने ऐसे बोल दिया कि 3 वाले में एनर्जी कम है और 4 वाले में एनर्जी ज्यादा है। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब एक ये वाला देख लो कि एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ये बोलते कि अगर हमारे पास सेम सबसेल है, मतलब जैसा हमारे पास ये है दोनों की 2s ही है, तो ये बोलते कि अगर डिक्रीज करेगा हमारे पास एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगी एनर्जी। मींस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास दोनों में 2s है
तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये यही बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, वो भी देख लो। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस पे वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स है जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच वो भी इंक्रीज करेगी। और जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पास आएगा न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको स्ट्रांगली पकड़ रखा। ठीक है, तो अब वो कहीं दूर तो जा नहीं सकता, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर किसी स्पीसीज का इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो हमारे पास एनर्जी है उसकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखते हैं कि जब हम किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, जब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो हमको किस किस रूल, किस किस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे पास 3 प्रिंसिपल आते हैं। फर्स्ट है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सेकंड है हमारे पास पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और थर्ड है हमारे पास हुंस रूल। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि ये बोलते हैं कि जो जब आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मींस आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, तो आप पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो आप पहले उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में फिल करोगे जिसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी हम कैसे निकाल लेंगे ऑर्बिटल की, तो वो मैंने अभी समझाया है कि हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, n+l रूल लगा के हम एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि जैसा हमारे पास ये है, मैंने कुछ ऑर्बिटल्स लिख रखे हैं, है ना, तो मेरे को ना इनमें ना इलेक्ट्रॉन फिल कराना है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रॉन को पहले उस ऑर्बिटल में फिल कराएंगे जिस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, तो पहले हम इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, पहले हमको इनकी बेसिकली एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। वो कैसे निकाल लेंगे? n+l रूल से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 2p की बता दो मेरे को, n की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 2p ऑर्बिटल में n की वैल्यू है 2 और p की जो l की वैल्यू होती है p के लिए वो होती है 1। ठीक है, तो इसमें n+l की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, 3p ऑर्बिटल में हमारे पास n की वैल्यू है 3 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया n+l की वैल्यू 4। ठीक है, ऐसे इसमें 2 प्लस s के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, और 1 + 0 ये हो गया 1 और 3 + 2 तो ये हो गया 5 और 3 + 0 तो ये हो गया 3। ठीक है, तो अब हम इनको अरेंज कर सकते हैं जिसमें हमारे पास n+l की वैल्यू सबसे कम है, उसकी एनर्जी कम होगी, तो हम उसको रख लेंगे पहले। ठीक है, तो n+l की वैल्यू जो सबसे कम है वो इसमें है, तो हम रख लेंगे सबसे पहले 1s ऑर्बिटल। ठीक है, फिर इससे ज्यादा इसकी है क्योंकि इसमें 2 है, तो हम रख लेंगे फिर 2s ऑर्बिटल। ठीक है, फिर 2 से ज्यादा 3 है, तो 3 हमारे पास 2p भी है और 3 हमारे पास 3s भी है। अब दोनों की n+l की वैल्यू सिमिलर ही है। अब कैसे फाइंड आउट करें कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हमने ये देखा था कि जिसका हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी तरीके मतलब तो इसलिए हमारे पास इसकी एनर्जी कम होगी 2p की और 3s की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है और इसमें 3 है। ठीक है, अब इनके बाद होगी इसकी 3p की, क्योंकि n+l की वैल्यू 4 है, तो 3p और इसके बाद होगी 3d की।
3d की। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन ऑर्बिटल्स को इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे को आप ये बता दो कि जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप इन ऑर्बिटल्स पे अरेंज कर दो। ठीक है, तो हम कर देंगे, और अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल उन्होंने बोला था कि पहले आप उन ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन दोगे जिनकी एनर्जी कम है। तो सबसे कम किसकी एनर्जी है? इसकी है, फिर इससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इसकी है। तो पहले हम इस वाले ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2। मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो याद रखना कि एक ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 1s में कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, और 2s में कितने हो जाएंगे? इसमें भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, वो हमने कर दिए। ठीक है क्या? अब दूसरा एग्जांपल देख लो, एक आप ले लो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। तो अब इसको फिल करो 12 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2s में भी 2। फिर इसके बाद हम 2p को फिल करेंगे, 2p में भी 2 होते हैं क्या इसमें? नहीं। 2p की हमने 3 ओरिएंटेशन देखी थी, px, py, pz। ठीक है, जो p शब्द शेल थी उसकी 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल थी। तो px, py, pz 3 ऑर्बिटल पॉसिबल थे, तो तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं हमारे पास p में। ठीक है, तो p में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे ना कि अभी तो मैं बोल रहा था कि एक ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एक ऑर्बिटल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, लेकिन p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में अगर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, तो कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके बाद हम फिल करेंगे 3s में, तो 3s2। अब देखना 12 इलेक्ट्रॉन हमने फिल हो गए क्या? 2, 4 और 6, 10 और 2, 12। ठीक है, तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो अभी जो ये ऑर्डर है, जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, ये मैं आपको पूरा लर्न कराऊंगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको जो ऑफ प्रिंसिपल था वो समझ आ गया क्या? उसमें सिर्फ इतना था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो ऑर्बिटल्स में, तो पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जिसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा हुआ है ऑफ प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। अगर एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है और आप ऑर्बिटल उसके फिल कर रहे हो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, तो जो उसके ऑर्बिटल्स आप फिल करोगे वो इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल करोगे। मींस जिसकी एनर्जी कम है पहले उसको फिल करोगे, फिर उससे ज्यादा वाली एनर्जी को फिल करोगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना ऑफ प्रिंसिपल? ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों के जो 4 क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 क्वांटम नंबर ही सेम हो सकते हैं, चाहे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल का है। एक एटम में एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, पर जो फोर्थ वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, ये सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो स्पिन करने की डायरेक्शन है वो अलग होगी। एक अप स्पिन करेगा, स्पिन करेगा। ठीक है, तो इसको देख लो,
यहाँ पे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, ये बोलते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये बोलते हैं कभी भी हमारे पास अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड these electrons must have opposite spin। तो हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम ऑर्बिटल में है वो, लेकिन उनके हमेशा स्पिन अपोजिट होते हैं, एक अगर अप स्पिन होगा तो दूसरा डाउन स्पिन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल, वो है हुंड्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मींस आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो, तो आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं, आपके पास जो ऑर्बिटल्स है, पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे उनको, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। जब आपके पास जितने ऑर्बिटल्स हैं उनको आपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास पी सब शेल है, पी सब शेल है मेरे पास, ठीक है। और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है भाई। पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन होती है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना यहाँ पे ना 4 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। तो जो हमारे पास हुंड्स प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि आप पहले तीनों ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे। कैसे? 1 2 3। 4th इलेक्ट्रॉन आप तब दोगे फर्स्ट ऑर्बिटल को, मतलब जो पेयरिंग है ना, पेयरिंग आप तब करोगे जब सभी जो ऑर्बिटल है उनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल है और आपको 4 इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो आप ऐसे कर दो 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करने हैं, फिर उसके बाद जब सबके पास सिंगल सिंगल चले जाए आपको पेयरिंग करानी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसा हमारे पास डी सब शेल है, डी सब शेल है, तो डी सब शेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई। जो उसकी ओरिएंटेशन है डी सब शेल की, वो 5 तरीके की होती है ना। हमने देखी थी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ना मेरे को इसमें ना वो फिल करके दिखाओ, आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाओ इसको। तो आप कैसे करोगे? तो पहले तो आप सभी ऑर्बिटल्स को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे, जैसे 1 2 3 4 5। तब आप जब सब ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके बाद आप पेयरिंग करोगे, ठीक है। तो ये ऐसे फिल होंगे, ठीक है। ये था हमारे पास हुंड्स प्रिंसिपल, ठीक है। एक और देख लो, जैसा हमारे पास एफ सब शेल है, तो एफ सब शेल में हमारे पास होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। मैं आपको बोल दूं कि आप मेरे को इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? आप सब जितने भी ऑर्बिटल्स है पहले सबको आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर जाके आप जब सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद आप पेयरिंग करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बेसिकली हुंड्स रूल, ठीक है। ये बोलते हैं कि आप पहले सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पेयरिंग, ये हमारे पास हुंड्स रूल है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल। जैसा हमारे पास सब शेल है पी डी और एफ, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो 7 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, इनको पहले आप एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोगे, जब सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन चले जाए उसके बाद पेयरिंग करोगे आप, ठीक है। डज नॉट टेक प्लेस अंटिल द ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है। जब तक हमारे पास हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाए तब तक आप डबलिंग तब तक आप पेयरिंग नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना, है ना। अब ये बोलते कि
it has been observed that half filled and fully filled degenerate set of orbitals acquire extra stability ड्यू टू देयर सिमेट्री। तो ये ऐसे बोलते कि ऐसा हो क्यों रहा है कि आप ये चाहते हो कि ऐसा ना हो कि कुछ ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड हो जाए, और जैसा हमारे पास, पहले आप ये समझ लो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं। जैसे मेरे पास ये है पी सब शेल है, तो पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, इन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। जैसे डी सब शेल है, तो डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये ऐसे बोलते हैं कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें या तो सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो हम उनको बोल देंगे हाफ फील्ड, या सब में ही डबल हो तो हम उनको बोल देंगे फुली फील्ड। तो ये जब हाफ फील्ड होंगे या फुली फील्ड होंगे वो तब ही ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि उनमें एक सिमेट्री बन जाएगी। वो ऐसे स्टेबल नहीं होंगे कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल तो फुली फील्ड है और एक ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं होंगे। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट हमको यही बोलता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास वो या तो हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, तभी उनमें सिमेट्री आएगी और तभी वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज ये सब डिस्कस कर लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हमारे पास बस एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर रिवीजन करो इसका, है ना, बाय।